गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। आज का हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चलने से पहले वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा लो। टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी तुम्हारा चैप्टर नंबर 3, तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 पेंडिंग है, डालेंगे उसको भी, पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या समझना, हमारे पास बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दो तरह के होते हैं, एक होता है कैश बेसिस, एक होता है एक्रूअल बेसिस। अब होता क्या है कैश बेसिस? सिंपल सेंस में कैश बेसिस वो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हम सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, बाकी कोई रिकॉर्ड नहीं करते। यानी कि सर अगर हम कोई चीज़ उधार पे बाय करते हैं या सेल करते हैं तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे? मैं कहता हूँ नहीं करेंगे। ये होता है कैश बेसिस। थोड़ा सा इलॉजिकल है, अभी तुम्हें बताऊंगा क्यों इलॉजिकल है पूरा डेप्थ में। बट हाँ, एक होता है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस वो कहते हैं कि ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड करो जब वो हो जाए, बट ये नहीं मैटर करता कि तुम्हारे पास कैश आया है या गया है, ये मैटर नहीं करता, मगर ट्रांजैक्शन हुई है तो उसको रिकॉर्ड कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें सामान सेल करा तो क्या उसको रिकॉर्ड करना चाहिए? बिल्कुल कर दो। चाहे तुमने पैसे नहीं दिए, वो मैं रिकॉर्ड करूँगा कि मैंने सेल कर दिया, मेरे को पैसा नहीं आया, डेटर बन गया मेरा। अगर मान लो मैंने किसी से सामान खरीदा और मैंने उसको पैसे नहीं दिए, यानी उधार पर लिया है, तो क्या उसको रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमारी मशीन पे डेप्रिसिएशन लगी तो एक्रूअल कहता है कि उसको रिकॉर्ड करो क्योंकि आपकी मशीन की वैल्यू गिर गई है, मगर इसमें कैश थोड़ी गया, तो इसका मतलब कैश बेसिस में वो रिकॉर्ड ही नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए कैश बेसिस थोड़ा इलॉजिकल सा है, अभी समझ आ जाएगा क्यों है। तो इन शॉर्ट में तुम्हें कहूँ, कैश बेसिस वो मेथड है जिसमें अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो आप उसको कैश होगा तो रिकॉर्ड करोगे, वरना नहीं करोगे। अभी बताऊंगा क्यों, बट ठीक है, पहले समझ लेते हैं, डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन वाला पार्ट, थ्योरी पार्ट खत्म करते हैं, फिर लॉजिकल पे आते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच पे आते हैं। कहते हैं ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। अगर कैश नहीं आ रहा ट्रांजैक्शन पे तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, दिस मीन ट्रांजैक्शन लाइक परचेज और सेल ऑन क्रेडिट आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बिल्कुल सही। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है? एक्रूअल कहता है ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हेन एंटर्ड। जब भी तुम्हारे साथ मैंने ट्रांजैक्शन करी उसको रिकॉर्ड कर दो। कैश आया या नहीं आया कोई मैटर नहीं करता, कैश मैटर ही नहीं करता। मैटर क्या करता है कि जी आपने गुड्स लिया, वो ट्रांजैक्शन हुई, वो मैटर करती है। ठीक है जी। अब दिस मीन द ट्रांजेक्शन लाइक परचेज एंड सेल ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बिल्कुल सही। अब तुमको कौन सा ज़्यादा लॉजिकल है, जिसमें कैश आया या गया वो लॉजिकल है, कि जिसमें कैश के अंदर ट्रांजेक्शन हुई है कि नहीं हुई डजेंट मैटर, बट ट्रांजेक्शन हुई है तो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं? बिल्कुल एक्रूअल वाला तुम्हारा आंसर यही होगा। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या है? अरे यार, जिसमें तुम्हें सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, क्या वो आसान नहीं होगा मेथड? बिल्कुल आसान होगा। कैश होगा तो रिकॉर्ड करोगे, नहीं होगा तो नहीं रिकॉर्ड करोगे। तो इट इज़ सिंपल टू यूज़। अब बड़ी कंपनियां क्या ये फॉलो करती होंगी कैश बेसिस? नहीं। क्यों? उनको तो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो कह सकते हैं सुटेबल फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस, और इसके अंदर बड़े कम एस्टिमेट करने पड़ते हैं, ना के बराबर। अरे तुम कैश पे ही कर रहे हो काम, तो कैश पे तो जाएगा तो रिकॉर्ड करोगे, नहीं तो नहीं रिकॉर्ड करोगे, इसलिए फ्यूअर एस्टिमेट्स लगते हैं। हाँ, एक्रूअल में एस्टिमेट लगते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा एस्टिमेट कैसे लगते हैं। एस्टिमेट क्या होता है? एस्टिमेट मतलब अंदाजा, अंदाजे से हम कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या? क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं है। अरे इसमें सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो रही तो साइंटिफिक कैसे हो जाएगा? ओके। उसके बाद इट डज़ नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल याद है? हाँ, मैचिंग प्रिंसिपल वही जिसके अंदर अगर हमारा कोई खर्चा हो रहा है तो हम उस साल में उसको रिकॉर्ड करेंगे जिस साल में उसका रिलेटेड रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, वही वाला प्रिंसिपल। तो वो प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल कहता था कि जिस साल में अगर कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो उससे रिलेटेड एक्सपेंस उसी साल में रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सामान बेचा, वो जो सामान का खर्चा है वो जिस साल में मैंने खरीदा, मान लो पिछले साल में, तो मैंने उस साल में उसको एक्सपेंस नहीं दिखाया, इस साल में उसको एक्सपेंस दिखाया, यानी पिछले साल मैंने उसको एसेट दिखा दिया तो इस साल में उसको एक्सपेंस दिखा दिया। बट अगर मैंने कैश बेसिस फॉलो किया है तो मैं जब कैश दूंगा तभी उसको खर्चा रिकॉर्ड कर दूंगा, क्योंकि ये कह रहा है मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते आप। मैचिंग प्रिंसिपल था कि जिस साल में आपका रेवेन्यू हुआ ना उसके रिलेटेड एक्सपेंस आप उसी साल में रिकॉर्ड करो। मान लो मेरा एक प्रोडक्ट था 10,000 का, कॉस्ट थी उसकी 10,000 की, ये मैंने पिछले साल 23-24 में ख़रीदा था। ठीक है, 23-24 में मैंने ख़रीदा था, पैसे दिए थे इसके लिए, ख़रीदा था। अब बेचा मैंने 24-25 में, मान लो 15,000 का। तो जब मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूँ ना, मैचिंग प्रिंसिपल है, ये 1.5 लाख हो गया यार, 15,000, 10,000 का कॉस्ट था, 15,000 में बेचा, तो मेरा प्रॉफिट कितना आया? 5,000। राइट। एक्रूअल कहते हैं कि जब आपका जिस साल में रेवेन्यू, सॉरी एक्रूअल नहीं है अपना, मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं जिस साल में आपका इनकम हुई है उस साल से उसका रिलेटेड एक्सपेंस भी उसी साल में रिकॉर्ड करो। तो 15,000 का एक्सपेंस 10,000 था, उसी साल में रिकॉर्ड करेंगे तो 5,000 का प्रॉफिट आया। अब मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं जिस साल में खर्चा हुआ, मतलब जिस साल में आपने कैश पे करा उसी साल में रिकॉर्ड करो। सपोज मैंने पिछले साल कैश पे कर दिया था तो पिछले साल मैंने कॉस्ट अपना खर्चा दिखा दिया, एक्सपेंस 10,000 का, कब? 23-24 में, बिल्कुल। और इस साल मेरे को जब मैंने बेचा, सपोज मुझे पैसा भी रिसीव हो गया, कैश रिसीव हो गया, तो मेरी इनकम कितनी हुई, सेल कितनी हुई? सेल हुई 15,000।
तो ऐसा नहीं दिख रहा पिछले साल लॉस हो गया 10,000 का, इस साल इनकम होगी 15,000 की, इलॉजिकल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो ये इसके डिमेरिट था। अब बात करते हैं एक्रूवल का। मेरिट एक्रूवल ये साइंटिफिक है, जिस साल में खर्चा हो रहा है उसी साल में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो साइंटिफिक है ना, कैश मैटर नहीं करता। इट फॉलोज मैचिंग प्रिंसिपल, मतलब जिस साल में आपका रेवेन्यू है उससे रिलेटेड कॉस्ट उसी साल में रिकॉर्ड करोगे। इट प्रोवाइड्स ट्रू पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे ये ट्रू पिक्चर बताएगा ना, कैसे आपने कोई सामान परचेज करा 31 मार्च को, तो वो कब रिकॉर्ड होगा? 31 मार्च को। आपने कैश नहीं दिया तो भाई 31 को रिकॉर्ड होगा। तो ये ट्रू पिक्चर बता रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, आपकी कोई लाइबिलिटी है तो वो आज ही बताएगा 31 को। ये नहीं बोलेगा कि भाई जब पैसा देंगे तब बताएंगे। अब मान लो तुमने कैश पे सामान सारा खरीद के रखा है, तुम्हारे पास स्टॉक दिखाएगा ही नहीं किताबों में, कैश बेसिस में तुम्हारे पास स्टॉक ही नहीं दिखेगा। क्यों? तुमने कैश पे खरीदा नहीं है, तुमने पैसे अभी देने हैं, और तुम्हारी लाइबिलिटी भी नहीं दिखेगी। अब तुम बैलेंस शीट देखोगे, तुम्हें ना स्टॉक दिखेगा ना लाइबिलिटी दिखेगी। तुम कहोगे यार बिजनेस में कुछ है ही नहीं, बट एक्चुअली में तुम्हारे पास स्टॉक पड़ा होगा, लाइबिलिटी भी पड़ी होगी। कैश बेसिस मेथड साइंटिफिक नहीं है, ठीक है। डिसएडवांटेज यार वही सारे लोग नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट सिंपल, ठीक है, जैसे कैश बेसिस वैसा नहीं है, और इसमें एडजस्टमेंट्स लगती हैं। अब कैसे एडजस्टमेंट लगती है? डेप्रिसिएशन बताया मैंने, तुम्हें कैसे बताया यार फर्नीचर कितना डेप्रिशिएट हुआ? बताओ। मैंने एक AC यूज़ करा, एक साल में कितना यूज़ हो गया, तुम्हें कैसे पता? नहीं पता। हम एस्टिमेट करते हैं कि AC की लाइफ 5 साल, तो उसका खर्चा 5 साल में तोड़ देते हैं, जितना एक साल में बनेगा। मान लो ₹1,00,000 का AC था, 5 साल में डिवाइड करोगे तो हर साल कितना खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा? 20,000। तो ये 20,000 हमारा क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। अब ये कोई एग्जैक्ट थोड़ी है, दिस इज एस्टिमेट, कैश बेसिस में आता ही नहीं है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब साइंटिफिक क्यों है ये बताओ, बिल्कुल बताते हैं क्यों है साइंटिफिक, ध्यान से समझना। साइंटिफिक की बात करते हैं तो सपोज एक पर्सन है, मान लो मैं हूँ ये RG, ठीक है। RG ने कहीं से स्टॉक खरीदा, ये एक होल सेलर था, मैंने इससे सामान खरीदा, सामान यानी गुड्स परचेज, मैंने इसको पैसे नहीं दिए, मैंने इसको कैश नहीं दिया, उधार पर लिया, उधार मतलब क्रेडिट। तो मुझे बताओ, जब मैं कैश बेसिस फॉलो करूँगा, क्या फॉलो करूँगा? कैश बेसिस। तो कैश बेसिस कहता है जो कैश दोगे तो रिकॉर्ड होगा, कैश आएगा तो रिकॉर्ड होगा, वरना नहीं रिकॉर्ड होगा। दैट मीन्स ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, सिंपल, बिल्कुल। अच्छा, अब मैंने ये सामान आगे बेच दिया, मान लो एक पर्सन था, ठीक है, मिस्टर X, इसको बेच दिया मैंने, सेल कर दिया। मिस्टर X क्यों करते हैं? हम करते हैं इसको जेठा, ठीक है, मैंने इसको सेल कर दिया, एग्री करते हो, ठीक है। जेठा भाई पैसे वाला आदमी, इसने चेक काट के दे दिया पैसा, ठीक है, इसने दे दिया बैंक में पैसा, तो क्या इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे? हाँ, कैश इंक्लूड बैंक ऑल्सो। अरे पैसा आ गया ना, चाहे बैंक में है कैश में, डजेंट मैटर, ठीक है ना। ये पैसा मिल गया तो कहते हैं इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दो। अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड क्या करोगे, मुझे बताओ ना, क्या रिकॉर्ड करोगे? अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या सीखा सर? स्टॉक जाता था तो स्टॉक माइनस करते थे, सेल हुआ है तो कैश आया है तो कैश बढ़ा देते थे, और जो बीच का मार्जिन होता था प्रॉफिट, वो कैपिटल में ऐड हो जाता था, बिल्कुल सही। तो जब तुमने स्टॉक बेचा तो तुमने उसको माइनस करा, बिल्कुल करा, बट तुमने जब स्टॉक खरीदा था तब उन्होंने उसको रिकॉर्ड ही नहीं करा था। तुम्हारे पास स्टॉक था क्या किताबों में? तुम कहोगे यार सर स्टॉक तो था ही नहीं, किताब के अंदर स्टॉक नहीं था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टॉक नहीं दिख रहा था, तुम्हारी दुकान पर दिख रहा था, तुमने वो बेचा, जब तुम उसको रिकॉर्ड कर रहे हो किताबों में तो तुम्हारा स्टॉक तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इलॉजिकल लगा ना, जो तुम्हारे पास था ही नहीं तुमने उसको बेच कैसे दिया? अरे तुमने ये वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करी तो सेल की ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड कर दी? अरे भाई स्टॉक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में था ही नहीं तो तुमने उसको सेल कैसे कर दिया? लगा ना इलॉजिकल। दिस इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इलॉजिकल इसलिए वो उसको साइंटिफिक नहीं माना गया। अब एक्रूअल होता तो भाई ट्रांजैक्शन हुई है, अगर एक्रूअल होता इसकी जगह तो भाई ट्रांजैक्शन हुई है, बिल्कुल हुई है, तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हम, तो रिकॉर्ड होता, फिर उसके बाद बेचते। लॉजिकल है ना, पहले खरीदोगे फिर बेचोगे, बिल्कुल। तो बस यहीं पे तुम्हें समझ रहा था कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का सिस्टम क्यों साइंटिफिक है, क्यों नॉन साइंटिफिक। और मैं कहूँ तुम्हारी सारी अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे, सिर्फ एक चैप्टर को छोड़ के जो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जो कि किस पे फॉलो होती है, कैश बेसिस पे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब जी क्वेश्चन कैसे आते हैं, बड़े 3-4 क्वेश्चन है तुम्हारी TS गरेवाल में, सॉल्व कर लेना। मैं तुम्हें अपने एग्जाम्पल्स करवा देता हूँ सॉल्व, ठीक है। अब एग्जाम्पल कैसे, पहले मैं सोल्यूशन मिटा दूँ, सोल्यूशन
एक सोल्यूशन मिटाते हैं फिर दूसरा मिटाएंगे, ठीक है। सोल्यूशन क्या है, कहता है एग्जाम्पल पढ़ो, कहता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 जेठा हैज़ कैश सेल ऑफ 5 लाख। कितनी सेल है उसकी? कैश में 5 लाख, और क्रेडिट सेल ऑफ 3 लाख। मुझे बताओ 3 लाख रुपये उसकी क्रेडिट में है, 5 लाख रुपये उसका कैश में, तो टोटल सेल कितनी होगी? टोटल सेल्स 8 लाख, इजी। हिज एक्सपेंसेस वर 3 लाख, टोटल एक्सपेंसेस कितने थे उसके? 3 लाख, आउट ऑफ विच कह रहा है इसमें से 1 लाख वर स्टिल आउटस्टैंडिंग, मतलब ये पैसे अभी तक नहीं दिए। तो कितना पे कर दिया? 3 लाख का खर्चा 1 लाख पे नहीं करा है, कितना 1 लाख आउटस्टैंडिंग है, यानी 2 लाख रुपये आपने कैश में पे कर दिए, यानी कि 2 लाख रुपीज़ पेड इन कैश। ओके जी, आगे कहता फाइंड इनकम ऑफ जेठा। अब इनकम क्या होता था सर? इनकम हमने पढ़ा था डेफिनेशन चैप्टर में, क्या होता था? इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस, रेवेन्यू मतलब सेल्स, ठीक है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, बिल्कुल सही। अब सर इसने कहा आंसर निकालो क्या? जेठा की इनकम यूजिंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एज वेल एज एक्रूवल, यानी कैश बेसिस फॉलो करके भी निकालो, एक्रूवल फॉलो करके भी निकालो, ठीक है। निकाल लेते हैं। कैसे बनाओगे? टेबल बनाओगे एक, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और कैश बेसिस क्या कहता है? सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो, बाकी नहीं रिकॉर्ड करो। कितना कैश सेल था? कैश सेल्स कितना था? रुपीज़ में लिख लेते हैं, कितना था? 5 लाख, ठीक है जी। सर क्रेडिट सेल को क्या करेंगे? इग्नोर करोगे, कुछ नहीं करना, क्योंकि वो क्रेडिट है, कैश नहीं है, ठीक है। माइनस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कौन से माइनस करोगे? कैश वाले या टोटल? सर कैश वाले, तो कैश वाले एक्सपेंसेस कितने थे? टोटल थे 3 लाख, आउटस्टैंडिंग 1 लाख था, तो कितना आ गया? 2 लाख। तो भाई जी जेठा की इनकम कितनी आ गई? 3 लाख। भाई और बहनों समझ आया? 3 लाख ये आ गया कैश बेसिस से, यानी ये मेरी इनकम किससे आ गई? कैश बेसिस। अब एक्रूवल बेसिस की देखते हैं, मिटा दूँ ये, टोटल रहने दें, चलो टोटल मिटा देते हैं, ठीक है जी, चलते हैं आगे। अच्छा जी, कितनी सेल है भाई? 5 लाख कैश और दूसरी 3 लाख रुपए क्रेडिट। तो मैं अब एक्रूवल फॉलो कर रहा हूँ। एक्रूवल कहता है भाई जब इनकम हो, चाहे कैश आया या नहीं आया, रिकॉर्ड कर दो, यानी कि मेरी सेल्स कितनी होगी? कैश की प्लस क्रेडिट की। कैश की सेल 5 लाख, क्रेडिट की सेल 3 लाख, तीनों को जोड़ो, और तीनों को नहीं, दोनों को जोड़ो, कितना? 8 लाख, बाहर आ गया 8 लाख रुपए इनकम। ये जो लाइन डाली है टोटल की लाइन है, ठीक है, इसके बाद इसका टोटल नहीं होगा, ठीक है। आगे एक्सपेंसेस कितने थे? सर लेस करो एक्सपेंसेस, या मैंने लेस डाला? हाँ डाला। लेस करो एक्सपेंसेस कितना? क्या सर 2 लाख माइनस करेंगे 3 लाख करेंगे? एक्सपेंसेस एक्रूवल मेथड, एक्रूवल कहता है सब माइनस कर दो, यानी कि जो कैश जिसका पे करा है या नहीं करा, जो आउटस्टैंडिंग है वो भी पे कर दो, ठीक है, कर लेते हैं। तो एक्सपेंस हमारा हो गया 2 लाख हमारा कैश में था और 1 लाख नहीं था, मतलब 3 लाख रुपए टोटल एक्सपेंस उसने दिया था, तो आंसर आ गया 5 लाख। इजी। या अगर ब्रेकअप लिखना हो तो कैश में था हमारा 2 लाख और आउटस्टैंडिंग में था हमारा 1 लाख, तो दोनों का करके 3 लाख रुपए आ गया, और हमने इस 3 लाख को माइनस में डाल दिया, ये माइनस में डालना है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा यही वाली ट्रांजैक्शन उस टाइम भी समझाई थी, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये जो गुरमन है, इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 3 गुरमन की है। ये इन्फॉर्मेशन दी है इनकम और एक्सपेंसेस की, एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। क्या है? एक्सपेंसेस पेड, पेड पे फोकस करना, यानी कि 1,60,000 रुपये हमने पेड कर दिए हैं, पैसे दे दिए हैं। कहता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इंक्लूडेड इन 1,60,000, यानी ये हमने एडवांस में पे कर दिए, यानी इस साल का खर्चा नहीं था ये, अगले साल का। जैसे होता है ना, रेंट पे बिल्डिंग ली है मगर रेंट पहले पे कर दिया एडवांस में, बस कह रहे हैं हमारा खर्चा था बट वो इस साल का नहीं अगले साल का है, एक पेड एडवांस में दे दिया उसको पैसा। कितना पैसा दिए? 40,000, कह रहे हैं इंक्लूडेड इन 1,60,000, यानी मैं कह सकता हूँ इस 1,60,000 में 1,20,000 का जो एक्सपेंस है वो कौन सा है? जो करंट ईयर का है, जो करंट ईयर का पे करा है, और 40,000 का वो है जो हमने एडवांस में पे कर दिया। ट्रू, ठीक है।
आगे कहता है एक्सपेंस नॉट येट पेड। एक्सपेंस नॉट येट पेड का मतलब जो अभी तक पे नहीं करा। अब क्या ऐसा हो सकता है मैंने रेंट एडवांस में पे कर दिया और सैलरी मैंने पे ही नहीं करी, जो मेरे एम्प्लॉय थे उनकी सैलरी पे ही नहीं करी? बिल्कुल हो सकता है। तो ये जो एक्सपेंस नॉट येट पेड है इसका मतलब ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, आगे कहता है इनकम रिसीव्ड। इनकम रिसीव्ड कितनी है? 2,40,000, यानी कि मेरे को मिल गई है, कैश में मिल गई होगी। ठीक है, आगे कहता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूडेड इन 2,40,000, यानी जो एडवांस इनकम है ये ऑलरेडी 2,40,000 में इंक्लूडेड है। यानी मैं कह सकता हूँ ये जो 2,40,000 है ना, इसमें 2,10,000 कौन सा है? जो इस साल की इनकम थी, जो इस साल की इनकम थी और वो मुझे कैश में मिल चुकी है। और इसमें 30,000 मेरे को और मिला है 2,40,000 में, वो कौन सा है? अगले साल की इनकम इस साल में मिल गई। मान लो मैंने किसी का सामान मैंने किसी को रेंट पे प्रॉपर्टी रेंट पे दी थी, उसने मुझे रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो 30,000 मेरे को एडवांस में रिसीव हो गया। इस साल की इनकम नहीं, अगले साल की है, तो इस साल उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, देखेंगे अभी आगे, देखते हैं क्या होगा। आगे कहता है इनकम नॉट येट रिसीव्ड, यानी कि ये इनकम कौन सी है? एक्रूड। क्या? एक्रूड। एक्रूड यानी कुछ नहीं, आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज़ हो रहा है, यानी मेरी इनकम जो मुझे मिली नहीं है। मान लो मेरे को किसी से कमीशन मिलना था, वो कमीशन मुझे उसने अभी तक पे नहीं करा, मेरी इस साल की इनकम तो है, तो इसलिए मेरी वो आउटस्टैंडिंग अभी तक पैसा नहीं मिला, यानी ये 24,000 मुझे मिला नहीं है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, मैंने बात करी ना मैचिंग कंसेप्ट की। मैचिंग कंसेप्ट कहता है अगर कोई इस साल की इनकम है तो इस साल में रिकॉर्ड करो, अगर कोई एडवांस में मिल गई है तो उसको इंक्लूड मत करना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कैश बेसिस में तो मैचिंग फॉलो ही नहीं होता, तो क्या कहोगे? कैश बेसिस में सिंपल कहो जो कैश आया है, ठीक है, जो कैश गया उसको एक्सपेंस मान लो। कितना कैश आया? कहता है एक्सपेंस पेड कितना है? 1,60,000। क्या एडवांस वाला भी इसमें इंक्लूडेड है? बिल्कुल, मगर इसमें मैचिंग कंसेप्ट फॉलो नहीं होता, जो कैश दे दिया, यानी 1,60,000 पूरा का पूरा एक्सपेंस हो गया। ठीक है जी, सेल्स कितनी हुई? इनकम रिसीव्ड कितनी रिसीव हुई है? 2,40,000, इसमें 30,000 एडवांस में रिसीव हुई है। क्या इसमें मैटर करता है कैश बेसिस में? नहीं करता। तो भाई 2,40,000 हमारा इधर आ गया, और इनकम कितनी आ गई? 80,000। ठीक है, चले आगे। अच्छा, एक्रूवल वाला बता देता हूँ। एक्रूवल देखो, एक्रूवल में क्या? सेल्स आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। देखो सेल में क्या चीज़ है, एक्रूवल क्या कहता है? मैचिंग कंसेप्ट कहता है इस साल की इनकम इस साल में रिकॉर्ड करो, अगले साल की इनकम यहाँ मत डालो, सीधी सी बात। अगले साल की इनकम नहीं, जिस साल की इनकम उसी साल में रिकॉर्ड करो, जिस साल का एक्सपेंस उसी साल में रिकॉर्ड करो। जो एडवांस इनकम है, एडवांस रेंट है, उसको यहाँ पे इग्नोर मारना है, उसको कुछ नहीं करना, उसको यहाँ एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड मतलब यहाँ से बाहर निकालना है। ठीक है, वो इस साल का नहीं है, इस साल की इनकम निकाल रहे हैं हम, करंट ईयर की। ठीक है, एक्सपेंस पेड 1,60,000, इसमें से एडवांस में कितना दिया? 40,000, तो इस साल का कितना हुआ? 1,20,000 का। बिल्कुल सही। ओके, आगे कहता है एक्सपेंस नॉट येट पेड, जो अभी इस साल में पे नहीं करा है, क्या वो इस साल का खर्चा है? बिल्कुल है, तभी तो कह रहा है वो पे नहीं करा। अगर अगले साल का होता मैं उसकी बात ही नहीं यहाँ करता कि मैंने पे नहीं करा। अरे अगले साल का है, इस साल का थोड़ी है जो मैं पे नहीं करूँगा। मैंने रेंट अगर अगले साल पे करना है तो मैं उसको ये थोड़ी कहूँगा कि आज ही पे करना है, नहीं कहूँगा। ठीक है ना, तो मतलब ये 20,000 का इस साल का एक्सपेंस है। तो अगर मैं सेल की बात करूँ, पहले मेरे को इनकम रिसीव्ड हुई है 2,40,000 की, जिसमें 30,000 एडवांस में मिल गई है, तो 2,10,000 ही मेरी करंट ईयर की इनकम है। तो पता कैसे लिखता हूँ मैं? कहता हूँ इनकम रिसीव्ड कितनी हुई है? इनकम रिसीव्ड हुई है 2,40,000, इसमें माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, उसको लिख दो एडवांस इनकम कितनी? 30,000 माइनस कर दी। अब जो एक्रूड इनकम है, यानी आउटस्टैंडिंग है, मिली नहीं है, बट वो करंट ईयर के ना, तभी कहोगे ना मिली नहीं है, मैंने तुम्हें इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, तुम उसको इनकम कब बताओगे? जब तुम्हें मिलना है, राइट। और अगर नहीं मिला तो क्या कहोगे? एक्रूड, सर ने मुझे पैसे देने बट अभी दिए नहीं, तो बस वही लिखना है। कहता है इनकम एक्रूड कितनी? 24,000, तीनों का टोटल कर दो तो आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 2,10,000 34 तो 34,000। ठीक है, 2,34,000 माइनस करते हैं एक्सपेंस माइनस करेंगे, कितना है? एक्सपेंस पेड, यानी एक्सपेंस पहला पेड, कितना पेड किया हमने? 1,60,000। मुझे बताओ इसमें से एडवांस कितना पे करा? कितना पे करा? माइनस एडवांस में पे कर दिया, जो एडवांस पेड क्या? 40,000। तो ये 40,000 करंट ईयर का एक्सपेंस थोड़ी है, नहीं है, इसलिए मैंने इसको इससे बाहर निकाला, एक्सक्लूड करा।
ठीक है। अब अगर इस साल का कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड कर दोगे। कितना एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है? 20,000, तो 20,000 ऐड कर दो, देखो कितना आया। 40,000, 1,20,000, 1,20,000 और 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 माइनस कर दो 4,000 और 94। यही आता है। कैसे चेक करूं? आंसर साथ साथ में चेक करते हैं यार, मैंने कैलकुलेटर नहीं रखा अपने पास, नहीं तो चेक कर दूँगा। हाँ ठीक है, 94 और 80 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलते हैं साथ में आगे। ओके, अब एक ये क्वेश्चन है गुरमन का, मैंने इसी में एडिटिंग की है। मैंने इंक्लूड की जगह वर्ड कर दिया एक्सक्लूड। क्या? एक्सक्लूड। मुझे यही क्वेश्चन तुम सॉल्व करके दोगे, मैंने इसका आंसर यहीं पे डाल दिया। अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो मैसेज कर दो, मिल जाएगा। बट मैं तुम्हें समझा देता हूँ फिर भी। कहता है एक्सपेंस पेड कितना किया? 1,60,000। एक्सपेंस पेड इन एडवांस एक्सक्लूडेड इन 1,60,000, यानी 1,60,000 के अंदर ये वाला खर्चा नहीं डाला है। यानी ये 1,60,000 अलग है, ये 40,000 अलग है, हम दोनों हैं अलग अलग, बिल्कुल ये अलग अलग है। यानी अगर मेरे को इस साल का खर्चा निकालना है, क्या इस साल का खर्चा निकालना है, तो मैं सिर्फ 1,60,000 को कंसिडर करूंगा, मैं 40,000 को कंसिडर नहीं करूंगा, इग्नोर कर दूंगा। इग्नोर आए नमा, ठीक है ना। बट अगर मैं कैश बेसिस फॉलो करूंगा, ये 20,000 तो ऐड करनी है ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग। अच्छा, अगर मैं कैश बेसिस फॉलो करूंगा, क्या ये भी पेड है? बिल्कुल पेड है। क्या 40,000 एडवांस में पेड है? बट पेड तो है ना, पेड कैश बेसिस पेड, तो इन दोनों को ऐड कर दो। 2 लाख खर्चा हो जाएगा। 20,000 तो आएगा नहीं क्योंकि पे नहीं करा। अच्छा, इनकम की बात करें, इनकम रिसीव हुई है 2,40,000, एक्सक्लूडेड इन 2,40,000 एडवांस इनकम, यानी 2,40,000 आपने पे इनकम रिसीव होगी है, बिल्कुल हुई है इस साल के, बिल्कुल है। और जो 30,000 एडवांस वाली है ना, वो अलग है, इस 2,40,000 में नहीं है, क्योंकि यहाँ वर्ड डाला है एक्सक्लूडेड, यानी इसके अंदर वो इंक्लूड नहीं करी है। यानी ये दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं अलग अलग। ठीक है, तो अब मैं जब कैश बेसिस फॉलो करूँगा ना, मैं इन दोनों को ऐड करूँगा क्योंकि दोनों रिसीव हो गई हैं। बट अगर मैं एक्रूअल करूँगा तो मैं सिर्फ इसको कंसिडर करूँगा, एडवांस को कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि एक्रूअल कहता है करंट ईयर की इनकम। और ये जो 24,000 है एक्रूअल में ऐड होगा, कैश बेसिस में इग्नोर होगा। बहुत ईजी, इसका आंसर मैंने इधर दे दिया, सॉल्व कर लो। उसके बाद कुछ नहीं किया, मैंने एक और क्वेश्चन ड्राफ्ट किया और ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया, इसका सोल्यूशन यहाँ पे डाल दिया। तो तुम ये ट्राई कर सकते हो, अगर कोई डाउट आता है तो पूछ लेना। ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को।